नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन इनसाइट्स पर। पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इस विदेशी युद्ध की आग भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक वर्ग ऐसा है जो छाती पीट रहा है, मातम मना रहा है और भारत सरकार से सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने या उन पर हुए हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने खुलकर ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? उन्होंने शोक व्यक्त क्यों नहीं किया? क्या भारत ने ईरान का साथ ना देकर कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती कर दी है? आज सनातन इनसाइट्स के इस वीडियो में हम भावनाओं के चश्मे को उतारकर जियोपॉलिटिक्स के असली चश्मे से इस मुद्दे को देखेंगे। हम जानेंगे कि आज़ादी से लेकर आज तक क्या ईरान सच में भारत का सगा दोस्त रहा है? क्या कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक ईरान ने कभी हमारा साथ दिया? और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे देश के अंदर बैठे उन लोगों की दोहरी मानसिकता की जिनका दिल भारत के लिए नहीं बल्कि किसी और देश के लिए धड़कता है। वीडियो बहुत ही लॉजिकल और तथ्यों पर आधारित होने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मशहूर कहावत है, यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। जो लोग आज भारत सरकार से ईरान के सपोर्ट में खड़े होने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। 1947 का दौर, जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता देने वाले सबसे शुरुआती देशों में ईरान शामिल था। 1979 की इस्लामिक क्रांति, 1979 तक ईरान में राजशाही की, लेकिन फिर वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और सत्ता आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में आ गई। ईरान ने खुद को इस्लाम का वैश्विक रक्षक घोषित कर दिया। यहीं से भारत और ईरान के बीच आइडियोलॉजिकल टकराव शुरू हुआ। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988। इस युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्ष रहने की कोशिश की, लेकिन ईरान हमेशा ये मानता रहा कि भारत अंदर ही अंदर इराक यानी सद्दाम हुसैन का समर्थन कर रहा है। ईरान चाहता था कि भारत आंख बंद करके उसका साथ दे, जबकि कूटनीति ऐसे नहीं चलती। दोस्तों, जब बात भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दे यानी कश्मीर की आती है, तो ईरान का असली चेहरा खुलकर सामने आता है। जो लोग आज ईरान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें ये तथ्य जरूर सुनने चाहिए। नंबर 1, 1990 का दशक, जब कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपने चरम पर था, कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, तब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने दुनिया के उन हिस्सों की लिस्ट जारी की जहां उनके अनुसार मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने उसमें कश्मीर का नाम शामिल किया। नंबर 2, 1992 बाबरी ढांचा। जब भारत में बाबरी ढांचा गिरा तो ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत का कड़ा विरोध किया और हमारे भारतीय राजनयिक यानी डिप्लोमैट को तलब करके अपनी नाराजगी जाहिर की। ये भारत के आंतरिक मामलों में सीधा दखल था। नंबर 3, 2010 का दौर। साल 2010 में खामेनेई ने ईद के मौके पर अपने संदेश में कश्मीरियों को फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानी कह दिया और उनकी तुलना फिलिस्तीन के लोगों से कर दी। भारत सरकार को उस समय ईरानी राजदूत को बुलाकर कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। नंबर 4, आर्टिकल 370, 2019। जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, तब भी ईरान चुप नहीं बैठा। उन्होंने ट्वीट करके भारत सरकार से मुसलमानों के लिए न्याय की नीति अपनाने को कहा। अभी हाल ही में सितंबर 2024 में ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारतीय मुसलमानों की तुलना गाजा और म्यांमार के मुसलमानों से कर दी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, जो देश भारत के आंतरिक मामलों में हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलता हो, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, क्या भारत सरकार को उसके लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड खराब करना चाहिए? अब बात करते हैं उस सवाल की जो विपक्ष और सरकार के आलोचक पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी ने कुछ क्यों नहीं कहा। कूटनीति भावनाओं से नहीं, प्रोटोकॉल से चलती है। आपको याद होगा, मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने आधिकारिक तौर पर शोक व्यक्त किया था। भारत ने राजकीय शोक भी घोषित किया था। क्यों? क्योंकि रईसी एक देश के संवैधानिक प्रमुख थे। लेकिन जब कोई धार्मिक सर्वोच्च नेता मारा जाता है, तो एक सेक्युलर और संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत के लिए आधिकारिक रूप से शोक मनाना न तो प्रोटोकॉल का हिस्सा है और न ही हमारी कोई कूटनीतिक मजबूरी।
भारत अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे चाबहार पोर्ट को अलग रखता है और इस तरह के धार्मिक राजनीतिक विवादों को अलग। यही भारत की सफल विदेश नीति की निशानी है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स से बाहर निकलकर अब जरा अपने देश के अंदर का हाल देखिए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जहां भारत के कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और मोमबत्तियां जला रहे हैं। इन्हें देखकर देश के प्रधानमंत्री जी का वो मशहूर डायलॉग याद आता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आइए इनकी इस हिपोक्रेसी को 3 पॉइंट्स में डिकोड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिस ईरान के लीडर के लिए भारत में कुछ लोग मातम मना रहे हैं, खुद ईरान में हजारों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। ईरानी महिलाएं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भारतीय प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ा रही हैं। वो पूछ रही हैं कि जिन लोगों ने हम पर इतने जुल्म किए, जब हम उनकी मौत पर खुश हैं, तो भारत में बैठे लोग क्यों रो रहे हैं। एक वायरल वीडियो में तो एक ईरानी लड़की सिगरेट को लीडर की तस्वीर से जलाती हुई दिख रही है। जो सम्मान उन्हें उनके अपने देश में नहीं मिल रहा, वो भारत में कुछ लोग दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, सिलेक्टिव विरोध का ड्रामा। सड़कों पर उतरी ये भीड़ अमेरिका और इजराइल को गालियां दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और ड्रोन कहां से उड़ते हैं? वो सऊदी अरब, यूएई, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के एयरबेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्रदर्शनकारी उन अरब देशों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि छुट्टियां मनाने दुबई जाना है, नौकरी करने सऊदी जाना है, गालियां सिर्फ इजराइल को देनी है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव आउटरेज। पॉइंट नंबर 3, अपने देश के नागरिकों के लिए आंसू कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल, जो लोग आज ईरान के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये लोग तब कहां होते हैं जब भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, रियासी में, पहलगाम में हमारे मासूम नागरिकों को पहचानकर आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाता है? तब ये मोमबत्तियां कहां गायब हो जाती हैं? तब पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा क्यों नहीं फूटता? एक मोहतरमा का वीडियो तो बहुत वायरल है, जो कह रही हैं कि मोदी जी मुझे परमिशन दें, मैं ईरान जाकर लड़ने को तैयार हूं। मोहतरमा, जब देश के अंदर आतंकवादी हमले होते हैं, तब आपने सीमा पर जाकर लड़ने की परमिशन क्यों नहीं मांगी? विदेशी मुल्क के लिए इतना प्रेम और अपनी ही मिट्टी के लिए इतनी बेरुखी। दोस्तों, निष्कर्ष बहुत सीधा है। भारत की विदेश नीति आज किसी के दबाव में काम नहीं करती। हम ईरान के साथ व्यापार करते हैं, ऊर्जा समझौते करते हैं, चाबहार पोर्ट चलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके हर वैचारिक और धार्मिक युद्ध में उनके पीछे खड़े हो जाएं। और जहां तक बात उन लोगों की है जिनका दिल हमेशा सरहद के पार धड़कता है, उनके लिए बस एक ही सलाह है, आप जिस देश की हवा ले रहे हैं, जिसका पानी पी रहे हैं, उसके प्रति वफादार रहिए। अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेम आपके राष्ट्रीय प्रेम से बड़ा हो गया है, तो फिर आप स्वतंत्र हैं। जहां आपकी भावनाएं जुड़ती हैं, आप वहां जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको सनातन इनसाइट्स का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको राष्ट्रहित से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिले। देखते रहिए सनातन इनसाइट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।